Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class that is on the daily news analysis. ठीक है, तो ये daily news analysis पे जो हमारी क्लास है ये कौन से डेट की है, 3 जुलाई की. बट इसमें आज जो हमने कुछ न्यूज़ इंक्लूड करे हैं वो संडे की भी हैं. ठीक है, तो संडेज में भी संडे यानी कि कल का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं. तो आज जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम कवर करने वाले हैं वो बहुत सारे हैं. ओके बहुत सारे. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास. पहले हम लोग जो है थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिटेलिंग देख लेते हैं. ओके, तो कोर्स में क्या है, एनसीईआरटी की बैच 10th जुलाई से स्टार्ट हो रही है. अभी भी रनिंग है, 4-5 क्लासेस हुई हैं. यू कैन ज्वाइन इवन नाउ ऑल्सो. ठीक है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. ये 10th जुलाई का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा सीसेट पेपर 2 जो है इसका भी बैच 12th जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा. ओके 12 जुलाई से. सो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिलोसफी ऑप्शनल मेंस एनरिचमेंट के लिए, स्कोर एनरिचमेंट के लिए, एंड फिलोसफी ऑप्शनल एज ऑन स्पेसिफिकली फिलोसफी ऑप्शनल, ये भी इसकी भी क्लासेस चल रही है. यू कैन ज्वाइन दीज. एसए कोर्सेज का भी जो कोर्स है वो भी चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी बीए एमए डिप्लोमा प्लस यूपीएससी, इन सभी के साथ यूपीएससी का प्रेपरेशन एंड सेपरेटली यूपीएससी का प्रेपरेशन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो यू कैन ज्वाइन ऑल दीज कोर्सेज हैव स्टार्टेड, मतलब ये जो स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई से. ओके चलिए. सो नाउ एंड मैम कहाँ से हमको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा तथास्तु ICS.com से मिलेगा, या फिर यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स. यहाँ पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स. एंड ये एड्रेस है ओके ऑफिस का. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. बट उससे पहले एक नया चीज़ इंक्लूड कर दिया है कि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि हम जो कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं. तो आज है गुरु पूर्णिमा. सो आप सभी के गुरुओं को शत नमन. आप अपनी तरफ से भी नमन कर लीजिए भाई, गुरुओं की वजह से ही हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना. So the very first thing is on the Guru Purnima. Second is India adds 664 animal species. 664 species जो हैं वो एनिमल के उसको फौना की डेटाबेस में ऐड कर दिया गया है. एंड 339 टू दैट ऑफ द फ्लोरा. नेक्स्ट इज दी सेंटर्स पोर्टेबल वाटर मिशन में मिस 2024 टारगेट, ये है. इसके अलावा नेक्स्ट आता है 9 नैनो यूरिया प्लांट्स टू सेट अप across the country by 2025. Then comes the government revises crop residue management guidelines. DPIIT successfully organizes national workshop on the IPRS. ठीक है, इसके ऊपर है. Then sickle cell anemia, इस चीज़ को लेकर के जो है बहुत ही प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट काम कर रही है. तो इसके ऊपर एक मिशन लॉन्च किया गया है रानी दुर्गावती के ऊपर, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कम्स दी मूव टूवर्ड्स डिफरेंशियल टाइम ऑफ डे पावर टैरिफ्स. तब पूरे दिन भर के टाइम में जो है डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट समय में डिफरेंट चार्जेस जो है वो अप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. तो वो चीज़ से रिलेटेड है हमारा 8 नंबर. नेक्स्ट इज दी पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ को लेकर है. 10th है सेंसस टू बी डिलेड अगेन. सेंसस जो है वो फिर से डिले होने वाला है. इसके पीछे क्या रीजंस हैं ऑल, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. नेक्स्ट इज दिस न्यू टूल कैन ड्राइव इंडियाज इको रेस्टोरेशन इनिशिएटिव. अब ये नया टूल क्या है वो हम इसमें जानेंगे. लास्ट हमारा जो 12th वाला है दैट इज द मास्टर प्लान एंड द स्लेव्स, ये आज का जो एडिटोरियल है उसको हम कवर करेंगे. ओके तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हम आज कवर करने वाले हैं. वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया आपका, कल के भी इसमें ऐड है, आज के भी है. सो संडे को ऐसा मत सोचना कि मिस हो गया, वी आर कवरिंग दैट ऑल्सो. चलो, द वेरी फर्स्ट थिंग गुरु पूर्णिमा. ओके तो गुरु पूर्णिमा 2023 जो है 2023, इसमें ये न्यूज़ में क्यों है, IBC टू सेलिब्रेट आषाढ़ पूर्णिमा. इसको आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है, तो इसको जो है ये सेलिब्रेट करने की बात कही गई है. 2023 हिस्ट्री GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, ये हमारा GS पेपर 1 में आ गया. तो सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेशन ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन दिवस, इस चीज को लेकर के. सो ये IBC सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल
बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, IBC। ये जो IBC है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, इन्होंने कहा है कि ये आषाढ़ पूर्णिमा जो है इसको दे विल बी सेलिब्रेटिंग एज द धर्म चक्र परिवर्तन दिवस। ओके, धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के तौर पे जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ करेंगे? न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम जो है वहां पे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है पहले देख लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार ये देख लेते हैं। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा जो है इसी को ही गुरु पूर्णिमा के तौर पे भी जाना जाता है। डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि एसाला पोया श्रीलंका में इसको बोलते हैं, एंड आसन्हा बुचा जो है वो थाईलैंड में। आसन्हा बुचा, देखिए आषाढ़ से आसाना लग रहा है कि नहीं, है ना? तो ये जो है सिमिलर ही एक तरीके से टोन आ रही है, राइट। सो ये जो है थाईलैंड में इस नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये होता है फुल मून कौन से टाइम में? आषाढ़, जो कि इंडियन लूनर कैलेंडर है उसके बेसिस पे जो आषाढ़ मंथ आता है उसमें आषाढ़ पूर्णिमा जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, एंड इसको ही जो है गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। अब गुरु पूर्णिमा का क्या इसमें सीन देखो, एक तो ऑब्वियसली बात है कि अपने गुरुओं को नमन किया जाता है, उनके लिए है ये। तो इस दिन पे क्या हुआ था एक्चुअली, जो गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी जो एनलाइटमेंट जो उनको मिली थी, उन्होंने जो एक तरीके से जीवन का सत्य जो है उन्होंने पाया था, तो वो जो समझ उनको हुई थी उस चीज़ को उन्होंने टीच करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एनलाइटमेंट होने के बाद जो है वो उन्होंने पहली टीचिंग ये की थी आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट टू हिज फर्स्ट 5 एसेटिक डिसाइपल्स। उन्होंने अपने 5 जो डिसाइपल्स थे, कहाँ पे? सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी के पास है, वहां पे उन्होंने जो है पहली बार सरमन दिया था, पहली बार लोगों को जो है अपनी तरफ से ज्ञान जो है वो देने शुरू किए थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, राइट ना। बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों ही इस दिन को बहुत ही मतलब मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड दे सेलिब्रेट, दे ऑब्जर्व दिस डे एज द गुरु पूर्णिमा इन ऑर्डर टू पे रेवरेंस टू देयर गुरुज। ओके, एंड हिंदुइज्म में जो बुद्ध भगवान है उनको भी इनकारनेशन के तौर पे देखा जाता है विष्णु भगवान के, तो इस वजह से भी जो है ये दिन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड इसी दिन से जो है इट एक्चुअली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनी डे। एक तरीके से ये भी चाहिए कि ठीक है अब से जो है वो रेनी सीजन जो है वो एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन जो है अब वो स्टार्ट हो गया है। एंड इस टाइम पीरियड से लेकर के कब तक? 3 महीने तक का टाइम पीरियड यहाँ पे बोल देते हैं, जुलाई से एंड अक्टूबर, जुलाई से फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, राइट। नॉर्मली तो ऐसा ही रहता था, बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड और अब सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, बट दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। एंड इस टाइम पीरियड में जब ये रेनी सीजन रिट्रीट कर रहा है, इस टाइम पीरियड में व्हाट हैपेंस, जो ये इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, नन्स होते हैं, व्हाट दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे तो बाकी जो मौसम होता है उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह अपना जाते रहते हैं, राइट, बट रेनी सीजन के टाइम में दे स्टे एट वन प्लेस ओनली। वो सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं, दे रिमेन एट अ सिंगल प्लेस टिपिकली इन देयर टेम्पल्स, एंड व्हाट दे डू ओवर देयर, वहाँ पे जो है ये इंटेंसिव मेडिटेशन करते हैं। ओके, चैत्यायन विहारा का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो वो जो है वो बेसिकली रेनी सीजन के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले केव्स होते थे, नन्स एंड मॉन्क्स के लिए बनाया रहता था, है ना, बुद्धिस्ट। तो वो सारी चीज़ें किस लिए होती थी? वो इसलिए ताकि रेनी सीजन जो हो जब भी हो तो उस टाइम वो वहाँ पे रह सके, वो स्टे कर सके। जब भी कोई एक्सट्रीम वेदर हो तो वहाँ पे वो स्टे कर सके उस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इंडिया ने 664 एनिमल स्पीशीज को फॉनल डेटाबेस में ऐड किया है 2022 में, एंड 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा में भी उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो बेसिकली ऐड किए हैं। एवरी देन एंड नाउ वी एक्चुअली कम अक्रॉस अ लॉट मेनी एनिमल्स। इंडिया जो है ये बहुत ही डाइवर्सिटी से, मतलब डाइवर्सिटी सिर्फ
हमारे कल्चर को ही लेकर के नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी जो है वो एनिमल्स को, डिफरेंट स्पीशीज को लेकर के, सिर्फ हमारे कल्चर ही नहीं है डाइवर्स, इवन द प्लेसेस में भी कितने सारे डिफरेंसेस हैं, है ना। खैर, तो अभी जो क्या हुआ कि इंडिया में बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना की डिस्कवरीज हुई हैं। All these have been documented and published separately, Botanical Survey of India and Zoological Survey of India. ठीक है, फ्लोरा एंड फौना को जो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है सेपरेटली पब्लिश किया गया है, जो भी नए हमको देखने के लिए मिले हैं। अब ये जो डिस्कवरीज हैं इनको भी सेपरेटली पब्लिश किया जाता है, डिफरेंट पब्लिकेशंस जो है उसके अंदर इनको निकाला जाता है, मतलब कंपाइल करके जो है पब्लिश किया जाता है। वो है प्लांट डिस्कवरीज एंड एनिमल डिस्कवरीज। नाम से ही पता चल रहा है कि किसके अंदर जो है कौन से जाते होंगे, ठीक है, प्लांट डिस्कवरीज एंड एनिमल डिस्कवरीज। अब आता है फॉर्नल डिस्कवरीज। देखिए हमारा ये जो पेपर है यूपीएससी का, इसमें एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा खासा नंबर होल्ड करता है, बहुत ही अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि IFOS जो है, प्रीलिम्स की बात कर रही है, ओके, फॉरेस्ट सर्विस वाले जो है वो भी इस प्रीलिम्स को दे रहे होते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से भी आए रहते हैं। ओके, इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में 664 स्पीशीज फॉनल डेटाबेस के अंतर्गत जो है इनको इंक्लूड किया गया है, विच इंक्लूड्स 467 न्यू स्पीशीज, नए इतने स्पीशीज मिले हैं, एंड 197 न्यू रिकॉर्ड्स स्पीशीज फाउंड इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कुछ जो है पहले के स्पीशीज थे जिसमें से और भी उनको डिफरेंट टाइप्स मिले हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो कि पहली बार हमको देखने के लिए मिले हैं, तो वो 197 मिले हैं। ओके, द डिस्कवरी स्पैन वेरियस एनिमल ग्रुप्स। अब इसमें जो है डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप के जो एनिमल ग्रुप से हमको नए मिले हैं, मतलब ये जो स्पीशीज हैं वो डिफरेंट स्पैन्स में से, डिफरेंट में से हैं। कौन किस किस में से हमको मिले हैं? डिफरेंट मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। ये डिफरेंट टाइप के जो हैं हमको स्पीशीज, इन्हीं के अंडर के डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो हमको मिली हैं। नाउ फॉनल डिस्कवरीज की क्या हाइलाइट्स हैं यहाँ पर? तो ये जो हमको जितनी भी मिली है, जो जितने भी फॉनल डिस्कवरीज हुई हैं, इसमें से कुछ एक आध ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा ना नोटेबल टाइप है, राइट। सो देयर आर 3 न्यू मैमल स्पीशीज, 3 नए मैमल स्पीशीज मिले हैं, एंड 1 न्यू रिकॉर्ड, नया एक एड ऑन हुआ है, 2 तरीके के नए बर्ड्स हमको मिले हैं, एंड 30 न्यू रेप्टाइल स्पीशीज एंड 2 रिकॉर्ड्स, 6 न्यू एम्फीबियन स्पीशीज एंड 1 रिकॉर्ड, एंड 28 न्यू फिश स्पीशीज एंड 8 रिकॉर्ड। जहाँ पे भी रिकॉर्ड्स आ रहा है इसका मतलब कि हमको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई नई चीज मिली है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो हमको मिली हैं। मैमल डिस्कवरीज नेम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी क्या मिली है, ऑल दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस यहाँ पे डाला गया है, लेकिन क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है। ये नेम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बैट की नए स्पीशीज हमको देखने के लिए मिले हैं कहाँ पे? मेघालय में। ओके, कौन सा है? मिनियोप्टेरस फिलिप्सी। ओके, ये एक लॉन्ग फिंगर्ड बैट है, ये एक हो गया, राइट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लिस्करोफस मेघालयनस, ठीक है, मेघालयनस। ये एक बैम्बू ड्वेलिंग बैट है, ये एक बैम्बू ड्वेलिंग बैट है। दूसरा अब आता है another significant discovery in the सेलामकेक। सेलामकेक में जो है एक नया हमको डिस्कवरी देखने के लिए मिला है, अ न्यू मैकेक स्पीशीज फाउंड इन दी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमको एक नया मैकेक देखने के लिए मिला है, जो कि एक बंदर जैसे ही दिखते हैं बेसिकली, लेकिन उसमें भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम ह्यूमंस की भी तो डिफरेंट हम ह्यूमंस भी तो सब लोग अलग अलग तरीके से दिखते हैं एंड ऑल, है ना। खैर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज द डिफरेंट थिंग। जब नए रिकॉर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है तो फॉनल डिस्कवरीज में जो कुछ नए रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, तो उसमें है एक मैकाका ल्यूकोजेनिस वाइट चीक मैकेक।
ओके, वाइट चीक्ड मैकेक एक ये हो गया। ये वेस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में हमको ये मिला है। एंड ये जो था पहले हमको कहाँ देखने को मिली थी, तिब्बत में मिली थी, लेकिन अभी जो है हम इसको अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं। ओके, एक नई येलो रम्ड फ्लाई कैचर मिला है हमको, येलो रम्ड फ्लाई कैचर। एंड इसको कहाँ पे मिला है, नारकोंडाम आइलैंड, जो कि अंडमान आर्किपिलागो, मतलब जो आर्किपिलागो मतलब ये जो एक चेन ऑफ दिस आइलैंड्स, सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है उसके ऊपर बेसिकली हमको ये देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, ये जो नारकोंडाम आइलैंड है वहां पे देखने के लिए मिले। तो ये कुछ जो है नए रिकॉर्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में क्या है, अब ये हमारे इंसेक्ट्स में क्या मिल रहे हैं, तो फॉनल डिस्कवरीज में जो काफी अच्छा खासा नंबर जो है वो इन्वर्टिब्रेट से बिलोंग करता है, विथ इंसेक्ट्स बिंग द डोमिनेंट ग्रुप। इसमें इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा हमको किस में मिले हैं नंबर्स, वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा हमको जो है नए डिस्कवरीज देखने के लिए मिली है। वर्टिब्रेट्स में जो है 81 स्पीशीज मिली है, विथ फिश बिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप। फिश की डिफरेंट जो है हमको स्पीशीज देखने के लिए मिली है। इसके बाद सबसे ज्यादा हमको इंसेक्ट्स की मिली है, उसके बाद आता है वर्टिब्रेट्स में हमको फिश के सबसे ज्यादा देखने के लिए मिली है। फिश के बाद कौन से नंबर पे आते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लोरल डिस्कवरीज। ये जो प्लांट डिस्कवरीज 2022 है, इसमें 339 नए जो हैं वो ऐड हुए हैं इसमें। ठीक है, जिसमें कि 319 स्पीशीज एंड 20 इंफ्रास्पेसिफिक टैक्सा जो है वो इंक्लूड हुआ है। ओके, ये सारी चीज। अब यहाँ पे जो है नंबर्स के ऊपर उतना ज्यादा मत जाइएगा, परेशान मत होइएगा कि इतना सारा जो है नंबर हमको देखने के लिए मिला है। ओके, हाईलाइट क्या यहाँ पर है ये फ्लोरल डिस्कवरीज की, तो फ्लोरल डिस्कवरीज की जो हाईलाइट है वो ये कि डिफरेंट रीजन से हमको देखने के लिए मिले हैं। ये कैसे, जैसे कि 21% जो है वो वेस्टर्न हिमालयाज से मिली है हमको डिस्कवरीज, एंड 16% वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स जो है ये हाईली रिच्ड, मतलब एक तरीके से बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है व्हेन इट कम्स टू दिस फ्लोरा एंड फौना, इन सारी चीज़ों को लेकर के ना ये बहुत ज़्यादा रिच है। क्या रे, वेस्टर्न घाट। ठीक है, हिमालयन रीजन तो है ही है, लेकिन वेस्टर्न घाट भी। एंड वेस्टर्न घाट जो है वो अभी भी पूरा मतलब आप बोले कि पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, तो ऐसा नहीं है, ये भी अनएक्सप्लोर्ड है अभी। ठीक है, अभी इसको पूरा नहीं, तो हमेशा जो है ना आपको अक्सर हर साल जो है नया नया कुछ ना कुछ स्पीशी यहाँ पे मिलता है कि ऐसा कुछ है वैसा कुछ है करके देखने को मिलता है। कभी स्पाइडर मिल गया, कभी जो है कोई फ्रॉग मिल गया नया, तो उस टाइप की चीज़ें हमेशा यहाँ पे जो है डिस्कवरी होती ही रहती हैं। ओके, अभी नया एडिशन जो है इसमें आते हैं 125 एंजियोस्पर्म्स, 1 जिम्नोस्पर्म, 5 इज द टेरिडोफाइट्स एंड 19 ब्रायोफाइट्स, 55 lichens, 99 fungi and 27 algae, 9 microbes। ये नंबर्स पे फिर से मत जाइएगा, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बता रही हूँ, दैट्स इट। आपको ये जो है वो याद करने की ज़रूरत है, 21% वेस्टर्न हिमालय से एंड 16% वेस्टर्न घाट से। ये आपको मेंस में आप अगर कुछ ऐसा आता है जिसमें ये सब इंक्लूड करने से आपका अच्छा हो सकता है, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। ओके, अब आता है ऑर्किड स्पीशीज के जो है नए हमको जीनस देखने के लिए, नए प्रजातियां जो है वो देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, एक होता है नांडाडेल पुसलकर, ये एक हमको मिला है उत्तराखंड हिमालयाज में। दूसरी आती है दिस नीलगिरियला पुसलकर। ठीक है, ये भी देखने को मिला है हमको। कहाँ पे मिला है ये, वेस्टर्न घाट, सदर्न पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे। अब आता है एक सिग्निफिकेंट स्पीशीज देखने को मिला है ऑर्किड का, जो कि हमको कैलेंथे लेमेलोसा, ये हमको पहले जो है कहाँ पे इसको देखने को मिला था, ये चाइना में इसकी प्रेजेंस मिली थी एंड दैट ऑफ द म्यांमार में। ओके, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमको नागालैंड के जापफू माउंटेन रेंज जो है उस पे हमको ये जो है ऑर्किड की एक नई स्पीशी, ऑर्किड की स्पीशी नॉट नई, ये ऑलरेडी नोन थी, चाइना और म्यांमार में मिल रहे थे, लेकिन नागालैंड में अब हमको ये देखने के लिए मिला है कैलेंथे लैमेलोसा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। इस टाइप की चीजें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ये पोर्टेबल वाटर से रिलेटेड। सेंटर्स पोर्टेबल वाटर मिशन में मिस 2024 टारगेट। यहाँ पे पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर है, दैट इज द वन सिंगल। ओके, तो वो चीज को लेकर के तो सेंटर की तरह ये जो है बेसिकली देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से प्रोसेस सारी चल रही हैं, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उसे देखने से मिल रहा है कि 2024 का ये टारगेट लेकर के रखे थे कि हर घर में जो है स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, तो वो टारगेट जो है वो बेसिकली क्या हो सकती है? मिस हो सकती है। Okay, so only 3 out of 4 rural households are likely to have drinking water tap connections by 2024। ठीक है, तो 4 में से जो है वो 3 ही हाउसेज में बेसिकली हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पे ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, डिस्पाइट प्रोमिसेस ऑफ 100% कवरेज। 100% कवरेज बोला था, मतलब 100 में से 100 घर है तो 100 में से 100 को जो है पोर्टेबल वाटर की सप्लाई जो है वो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड वर्क हैज नॉट इवन बिगन इन 5% ऑफ द होम्स। 5% के जो घर है वहां पर जो एक बेसिकली क्या है कि काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कौन सा जीएस पेपर है, क्या टॉपिक के अंडर आ रहा है, दैट यू कैन सी। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो एक्चुअली ये काम जो करने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टेबल वाटर हर घर में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो वो मिशन कौन सा है? जल जीवन मिशन। ठीक है, जल ही जीवन, ऑब्वियस सी बात है, जल जीवन। हमारे जो पहले सिविलाइजेशन जितनी भी स्टार्ट हुई हैं, कभी भी इस पूरे धरती पे जो भी हमारी कहीं पे भी जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, वो सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है वो वाटर के बगल में ही, यानी कि रिवर के आसपास ही वो सिविलाइजेशंस ग्रो करती थी। ओके, एंड कभी भी जो ना ही सिविलाइजेशन की ही चाहे बात कर लीजिए या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड की ही क्यों ना बात कर लीजिए, इंसान हो जानवर हो हर किसी को जो है वो पानी चाहिए। तो सब नदी के आसपास के ही इलाके में। अब हर जगह हर कोई तो नदी के आसपास रह नहीं सकता, अभी इतना बड़ा पॉपुलेशन हो चुका है। तो अब उस पर्सपेक्टिव में क्या करेंगे? तो इस पर्सपेक्टिव में क्या करेंगे हम एक्चुअली कि ये जो जल जीवन मिशन है दैट विल बी हेल्पिंग आउट कि हर किसी के घर में जो है स्वच्छ पानी मिले करके। ओके, तो जल जीवन मिशन जो है 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये भी एक चीज़ है ना कि साफ पीने का पानी भी होना चाहिए ना। पानी तो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, लेकिन साफ पीने का पानी ये जो है वो बेसिकली ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो 2019 में इस मिशन को स्टार्ट किए थे। एम था फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन India, ensuring supply of 55 liters of water per person per day. It falls under the Department of Drinking Water and Sanitation, Jal Shakti Ministry। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये मिशन? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। डिपार्टमेंट कौन सी है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों आपको चाहे मेंस में मेंशन करना चाहे प्रीलिम्स में मेंशन करना हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद आता है कि कब स्टार्ट हुआ? 2019 में। क्या काम है? रूरल एरिया में वाटर हमको पहुंचाना है। 55 लीटर्स ऑफ वाटर जो है एक पर पर्सन पर डे के हिसाब से पहुंचाने का यहाँ पे वायदा किया गया है, प्रॉमिस है यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या फोकस कर दिया इन्होंने? रूरल एरिया, राइट। फंडिंग किस हिसाब से है? दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि फंडिंग किस हिसाब से हो रही है। दिस इज द नॉर्मल वे कि जिस तरीके से फंडिंग होती है। एक तो है 19:10, ठीक है। 90:10 जो है वो हमेशा किसको मिलता है? हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलता है। ओके, 90:10 का मतलब है 90 जो है वो सेंटर पे करेगी एंड 10% जो है वो स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है 100:0, यानी 100% जो है वो कहाँ से आएगा फंडिंग? दैट विल बी फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ। ये किस चीज़ के लिए है? यूनियन टेरिटरीज को, उनको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बाकी जितनी भी स्टेट्स बच गए, तो वो स्टेट्स जो हैं वो 50:50 के काम पे करेंगे। जैसे कि यूपी हो गया, है ना, तो 50:50, तो 50% जो है वो गवर्नमेंट देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी, एंड 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस हिसाब से काम होगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है। नेक्स्ट आता है फोकस एरिया। फोकस एरिया क्या है यहाँ पर कि कहाँ पे पहुंचाने की बात हो रही है, तो फोकस एरिया जो है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है with a strong emphasis on information, education and communication. ठीक है, now it also focuses on source sustainability measures including grey water management, water conservation and rain water harvesting. ठीक है, ये सारा काम करेंगे, पानी पहुंचाना है कहाँ, कौन सा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन ऐसा पानी इतना सारा 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 55 लीटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वो जो पानी देना है वो कहाँ से होगा, ऑब्वियसली बात है हमको हार्वेस्टिंग करने की, कंजर्वेशन करने की एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो है वो सारा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट विल ऑल्सो बी डन। ओके, टारगेटेड हाउस होल्ड्स सर्वे जो अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट्स अभी तक क्या हो रखा है, सिर्फ 5% जो है, जो भी टोटल हाउस होल्ड है, ठीक है, सिर्फ 5% जो है दोज टारगेटेड अंडर द स्कीम हैव हैड वर्क इनिशिएटेड। ठीक है, जो सपोज जितने भी टारगेट किए गए थे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 100 लोग को टारगेट किया गया था, उसमें से सिर्फ 5% के ही इधर काम शुरू हो पाए, यानी 5 लोग। ओके, यानी 5 लोग, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ आउट ऑफ 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है वहीं पे ही काम का यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है। टारगेटेड वर्क एक्चुअली हैज बीन इनिशिएटेड। ठीक है, वर्क जो है वो इनिशिएट हुआ है। ये एक हमारे लिए कंसर्न वाली बात है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे ये एक्चुअली बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे ऐसी जगहों पे ये हुआ है कि काम हो चुका है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी गई है, बट सर्टिफिकेट्स नहीं है। सो वो भी एक डिले वाला जो काम है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम ओवर हियर, कि जिसकी वजह से हम पूरा फुल प्रूफ जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो अभी तक हमारे पास जो है एक तरीके से अवेलेबल नहीं है। ओके, so certification system, there is a certification process in place where a ग्राम पंचायत, एक जो ग्राम पंचायत है, जो भी मतलब विलेज की जो ग्राम पंचायत है, along with the district and block level authorities, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज जो हैं, इनके साथ इनको वीडियोस जो है वो अपलोड करने होते हैं कि हमने जो कनेक्शन है वो करवा लिया है। ठीक है, विलेज में पूरा हो गया तो ग्राम पंचायत जो है वो इस तरीके से काम करेगी, इनको इंफॉर्मेशन पास ऑन करके, राइट, दे विल बी डूइंग दिस एंड कंफर्म दैट द हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू द टैप वाटर। ओके, एक गांव है, उस गांव में हो गया, ग्राम पंचायत जो है वो रीच आउट करेगी डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज, इन सभी ये सभी जो है फिर बाद में वीडियो बना करके जो है वो अपलोड करेंगे एंड इस चीज का कंफर्मेशन जो है वो देंगे कि हमारे विलेज में टैप वाटर जो है, नल जो है वो पहुंच गए हैं, पानी भी आ रहा है करके। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है ये बेसिकली दो मैकेनिज्म, दो तरीके से हो रहा है। एन अडल्ट एजेंसी दैट सर्वेज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ रेस्पोंडेंट्स टू असेस द फंक्शनैलिटी ऑफ वाटर कनेक्शंस एंड नेशनल वॉश एक्सपर्ट्स हु इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। ओके, इसमें क्या चीज बोल रहा है, सिंपल सा है, रीड कर दिया तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऑडिट एजेंसी है। ठीक है, एक ऑडिट एजेंसी है, मैंने गलती से अडल्ट बोल दी थी, सॉरी फॉर दैट। तो एक ऑडिट एजेंसी है जो कि जाएगी और वहां पे जो है वो फंक्शन हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें बेसिकली देखेगी, दे विल बी लुकिंग इनटू दैट। एंड उसके बाद जो है, जो वॉश एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे विल बी इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी। पहले फंक्शनल हो रहा है कि नहीं, उसके बाद जो है क्वालिटी की बात जो है यहाँ पर चेक करी जाएगी। ओके, सो ये दो मैकेनिज्म हो गया, पहले फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, उसके बाद क्या देख रहे हैं, उसके बाद क्या देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि क्वालिटी कैसी है करके। ओके, नेक्स्ट आता है
गैप बिटवीन रिपोर्टेड एंड वेरीफाइड कनेक्शंस, जो मैंने जस्ट अभी बताई आपको कि ये क्या हो रहा है कि रिपोर्ट हो रही है लेकिन सर्टिफिकेशन की दिक्कत यहाँ पर है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1,68,000 विलेजेस, ठीक है, 1,68,000 विलेजेस जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है हर घर जल जो है, दे हैव बीन रिपोर्टेड एज दी हर घर जल, उनको रिपोर्ट कर दिया गया है कि हाँ ऐसा हर घर में जो है वो जल मिल रही है उस पर्टिकुलर विलेज में। लेकिन 58,357 ही है ऐसे विलेजेस जिनको कि सर्टिफाई किया गया है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन में और होने में दोनों में डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रही है, अच्छा खासा डिफरेंस है ना, अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पे। नाउ दिस सजेस्ट द गैप बिटवीन दी रिपोर्टेड एंड दी वेरीफाइड कनेक्शंस। तो जो रिपोर्टेड है कि भैया हमारे घर में हो गया लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो वो एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्रिएट हो रही है। स्टेट्स में प्रोग्रेस किस हिसाब से है, तो काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है। पंजाब में 99.9% विलेजेस में वहाँ पे जो है हो चुकी है, हिमाचल में 97.2% है एंड बिहार में 96% है। ओके, सो दिस इज द थिंग। ना ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे रेड है तो दूसरा कलर यूज कर लिया जाता है ना। ओके, हाँ एक चीज, मेनी पीपल एक्चुअली दे वर कमेंटिंग, समवन वाज कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन कि मैम थोड़ा साइड हट जाए करो, स्क्रीनशॉट लेना। भाई वाई टू टेक स्क्रीनशॉट, पीडीएफ ऑलरेडी तथास्तु का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाता है, यू डोंट हैव टू डू दैट। ओके, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो, समझो बस। ओके, सो अब ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है जल जीवन मिशन का, यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड्स, ये प्रोवाइड करना, ठीक है। नल से जो नल जल जो है वो बेसिकली हर कनेक्शन, मतलब कनेक्शन जो है हर किसी के घर में रूरल हाउस होल्ड जो है वहां पे प्रोवाइड करना। प्रायोरिटाइज करना एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर क्वालिटी इश्यूज, जो भी एरियाज अफेक्टेड हैं, वाटर क्वालिटी जहां पर अच्छी नहीं है, उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करना। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शंस टू स्कूल्स एंड दी कम्युनिटी बिल्डिंग्स। स्कूल्स में, कम्युनिटी बिल्डिंग्स में हमको क्या करना है, नल पहुंचाना है, नल जल योजना जो है वहां पे पहुंच जानी चाहिए। फंक्शनल है कि नहीं उस चीज को मॉनिटर करना, एंड जो कम्युनिटी ओनरशिप है इस चीज को प्रमोट करना, क्योंकि वहां पे जो है ऑफिशियल्स को जाकर के नहीं चेक करना पड़ेगा, कम्युनिटी ही जो है वही काफी एक्टिव मैनर में रह करके ये सारे काम करवाएगी भी और उसके ऊपर चेकिंग भी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम्स। ओके, वाटर सप्लाई सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द सेक्टर एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज वेल। ऐसा ही नहीं कि कहीं पे जाके कुछ भी कैसा भी पानी पी लेना। ओके, तो ये सारा काम करना जो है ये बेसिकली क्या है, इसका मिशन है यहाँ पर। ओके, चलिए, स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें कैश एंड काइंड में इन्वॉल्व हो सकता है, लेबर में वॉलंटरी वर्क जो है वो भी लोग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विस। नेक्स्ट आता है, ये एक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, नैनो यूरिया, ठीक है। तो नैनो यूरिया के नए 9 प्लांट्स जो हैं वो सेटअप करने की बात हो रही है 2025 तक। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी जो हैं उन्होंने बेसिकली ये बात कही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खरीदिए नैनो यूरिया, टन है। चलिए देखते हैं अपना नैनो यूरिया। ओके, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग टारगेट, ये चीज हमने ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं। 44 करोड़ बॉटल्स जो है इसको टारगेट किया गया है कि हम 2025 तक इसको जो है हम प्रोवाइड, मतलब प्रोड्यूस करेंगे, इतना जो है हम बनाएंगे। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने जो है अनाउंस किया था कि हम जो है 9 यूरिया प्लांट्स 2025 तक जो है वो एस्टैब्लिश कर लेंगे। ओके, दिस इज व्हाट ही हैज एक्चुअली सेट। नैनो यूरिया जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। नैनो बहुत ही छोटा पार्टिकल हो जाता है, इसलिए नैनो इसको यूरिया बोलते हैं, राइट। तो नैनो यूरिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल इनपुट है
बेस्ड ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। ओके, अब यहाँ पे जो है फीचर्स क्या हो जाते हैं नैनो यूरिया के, तो फीचर्स ये हैं कि इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, 20 से 25 नैनोमीटर इसकी आ जाती है, एंड इसका सरफेस एरिया कवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, छोटा सा ही बॉटल काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर सकता है, एंड हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल यूरिया प्रिल्स। तो कन्वेंशनल यूरिया जो एक बोरी यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर जो है ये बॉटल यूज़ करिए, एंड दैट वुड बी क्वाइट मोर बेनिफिशियल, क्वाइट बेनिफिशियल रादर दैन यूजिंग दोज थिंग, वो जो अपना ट्रेडिशनल वे है। ठीक है, अब इसमें इसका काम क्या रहता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी नाइट्रोजन टू द प्लांट, कितना परसेंट? 4% टोटल नाइट्रोजन जो है इसमें इट कंटेन्स दिस थिंग। ठीक है, नैनो यूरिया जो है वो कंटेन करती है। अब इसके मेरिट्स क्या गिना रहा है कि क्यों हमारे लिए नैनो यूरिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है, क्रॉप्स जो एब्जॉर्ब करती हैं वो काफ़ी अच्छी है, 80% है। ठीक है, 80%, तो नाइट्रोजन का मिलना काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में हो जाता है। लेकिन वहीं पे कन्वेंशनल यूरिया की जो एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज 30%। ओके, कहाँ 30%, कहाँ 80%, राइट। दूसरी आ जाती है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो इसका मतलब ये है ना कि आपका कॉस्ट मतलब एक तरीके से बेनिफिट अच्छा खासा है। ठीक है, इसमें आप जितना पैसा लगाते हो उस हिसाब से जो है आपको क्रॉप यील्ड्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट कम्स ओवर हियर कि इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है, हमारा ये छोटा सा है, बहुत सारा एरिया को कवर कर सकता है छोटे से बॉटल से, राइट। एब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी अच्छी खासी है, इसकी जो यील्ड है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यील्ड इससे जो है काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, उपज काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। ओके, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है, तो इस चीज़ की वजह से क्या है कि ये इट इज़ क्वाइट गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट लोअर कार्बन फुटप्रिंट है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, एंड ईजियर टू स्टोर है। तो इसकी अगर मेरिट्स की बात करें तो अच्छा खासा मेरिट है इसमें। ठीक है, अच्छा खासा क्या है? मेरिट है। तो इस चीज़ की वजह से इसको जो है काफ़ी ज़्यादा पुश किया जाता है कि भैया इसको जो है आप यूज़ करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ दी दिस क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्रॉप रेसिड्यू को लेकर के जो गाइडलाइंस मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन है इसको रिवाइज किया है। ओके, अब इस चीज़ को लेकर के हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को, ये जो फसल कटने के बाद जो खेतों में बच जाती है तो उसको क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन, और दिल्ली के आसपास के एरिया में जो है पोल्यूशन काफ़ी अच्छी खासी हो रखी रहती है ना। तो इस वजह से इसको एक तरीके से अलग तरीके से इसका इस्तेमाल हो, है ना, इसको जो है हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं हो, हमारा एनवायरनमेंट और डेटेरियोरेट ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेट्स सी दैट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है उसको इन्होंने रिवाइज किया है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी ex-situ मैनेजमेंट। ex-situ मतलब जो है उसका जो लोकेशन है उससे कहीं और जा करके उसको मैनेज करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ex-situ मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ जनरेटेड इन पैडी स्ट्रॉ, धान की खेती होने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं ना नीचे ज़मीन पे, उस चीज़ को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास की जो एरिया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, खेती हो रही है, कट हो रहा है, एंड देन लेटर ऑन उसको क्या कर रहे हैं आप, जनरेट हो रही है ये सारी चीज़ें, तो उसको किस तरीके से हम दूसरी जगह ले जा करके जो उसका क्या यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे बर्न ना किया जाए, बस मेन फोकस ये चीज़ है। टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स,
रिवाइज्ड गाइडलाइन में इन्होंने ये कहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन की। पैडी की जो स्ट्रॉ बच जाती है कट, और उसके बाद जो उसकी डंठल बच जाती है, धान जो है इस तरीके से पटक करके उसमें से धान निकाल लेते हैं, या फिर मशीन में डाल करके धान निकल गया, उसके स्ट्रॉ बच गए, राइट। तो उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इसका सप्लाई करने की बात हो रही है यहाँ पे। पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन विल बी एस्टैब्लिश थ्रू बाइलेटरल अग्रीमेंट्स। और ये बायलैटरल अग्रीमेंट किसके बीच में होने की बात है, बेनिफिशियरीज और एग्रीगेटर्स एंड इंडस्ट्रीज यूटिलाइजिंग द पैडी स्ट्रॉ, ठीक है, जो उनको सप्लाई दे रही है। जैसे कि मैं किसान हूं, मैं सप्लाई करा रही हूँ, ठीक है, बेनिफिशियरी मैं हुई, और इंडस्ट्रीज जो कि इस पैडी स्ट्रॉ का यूज करके कोई काम करेगी। तो उन दोनों के बीच की एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है पैडी स्ट्रॉ की सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है कि सप्लाई जो है वो प्रॉपर यहाँ से वहां पर हो सके। बेनिफिशियरीज और एग्रीगेटर्स यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं इसके अंदर, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं इसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स हो सकते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, पंचायत कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिशियरीज और द एग्रीगेटर्स, ठीक है। फिनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या करेगा, फिनेंशियली असिस्ट करेगा फॉर दोज पीपल हु आर विलिंग टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री। एंड यहाँ पर जो है कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसकी जो है इस चीज के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि आप उस टाइप की मशीनरी खरीद सके, इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए वो आप परचेज कर सके, ठीक है। नाउ दिस इंक्लूड्स द मशीन्स लाइक दैट ऑफ द हायर HP ट्रैक्टर्स, ऐसे ट्रैक्टर्स जिसका हॉर्स पावर अच्छा खासा हो, कटर्स, टेडर्स, बैलर्स, रेकर्स, लोडर्स, ग्रैबर्स एंड टेली हैंडलर्स। ये सारी चीजें जो हैं वो खरीद सके, परचेज कर सके, तो उस चीज में यहाँ पे जो है फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट कम्स दी फंडिंग पैटर्न। फंडिंग किस हिसाब से हो रहा है, तो ये जो फंडिंग होगी ये सेंटर एंड स्टेट जो है ये दोनों ही एक तरीके से शेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इट विल बी जॉइंटली शेयर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। 65% का बोझ जो है इनके ऊपर आ जाता है। देन उसके बाद जो इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी प्रमोटर होगी वो क्या होंगे, 25% का उनके ऊपर आ जाता है। बेनिफिशियरीज और एग्रीगेटर जो है 10% उनके ऊपर बोझ आ जाता है, ये जो फंडिंग होगी इस चीज की, ठीक है। तो सब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मिलजुल करके जो है ये काम कर रहे हैं। ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका अप्रूवल की बात आती है तो कौन अप्रूव करेगा, सो द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी अप्रूविंग दिस प्रोजेक्ट। ओके, देखिए मेरे जितना भी न्यूज एनालिसिस होता है उसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, कौन कहाँ कैसे कब क्यों, है ना। तो ये चीज है। खैर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अब लैंड अरेंजमेंट। ऑब्वियसली बात है, इस टाइप की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ये सारा काम करना है तो लैंड की भी जरूरत है ना। तो बेनिफिशियरीज जो होंगे वो अरेंज करेंगे इस चीज को लेकर के। उसके बाद जो है दे विल बी प्रिपेयरिंग द लैंड, पहले लैंड को अरेंज करेंगे, उसके बाद जो है स्टोरेज के पर्पज से लैंड उनको चाहिए होगा ताकि वो कलेक्ट करके वहां पर जो है वो रख सके, ठीक है। एंड फाइनली जो है उसको फिर इंडस्ट्री में प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, अब इस चीज से आउटकम क्या आता है, पहला तो है अब यहाँ पे जो पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट इन सिटू तरीके से होते हैं, मतलब वहीं पे जो बर्निंग होती थी वो चली गई। रिडक्शन इन दी स्टबल बर्निंग जो है उसमें रिडक्शन हो जाएगी अगर ये सारा जो है अच्छे तरीके से बेसिकली इंप्लीमेंट अगर हो जाता है तो। ओके, ये कैसे होगा, बाय कलेक्टिंग 1.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ सरप्लस पैडी स्ट्रॉ ओवर 3 years। अगर हम ये इस टाइप की चीजें करेंगे तो स्टबल बर्निंग जो होती है वो रुक जाएगी। ओके, नेक्स्ट कम्स दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 333 बायोमास कलेक्शन डिपो। अब बायोमास अगर हम इसे बायोमास एनर्जी अगर हम इसे जो है बेसिकली जनरेट करते हैं तो 333 जो है वो हमको चाहिए होंगे इन ऑर्डर एज अ डिपो टू कलेक्ट ओवर देयर, जिनकी कैपेसिटी जो है 4500 मेट्रिक टन की होनी चाहिए। और कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट इज द रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन and improved environment. Okay, reduced air pollution and improved environment due to the decreased stubble burning. स्टबल बर्निंग जब भी होती है तो आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि देयर इज एवरीवेयर धुआं ही धुआं, है ना, राइट तो ये चीज अगर रुक जाएगी तो ऑब्वियस बात है एयर पोल्यूशन जो है दैट वुड बी रिड्यूस्ड. चलो नाउ एंड ऑब्वियसली द जॉब क्रिएशन विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है, नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है. DPIIT सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेस नेशनल वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम. ओके, तो इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम जो है इससे रिलेटेड हम यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. पहले तो देखते हैं कि DPIIT क्या है. DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम जो है इनकी एक वर्कशॉप करी थी न्यू दिल्ली में. ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम इसको किसने लॉन्च किया था? DPIIT ने ही लॉन्च किया था. कब? 2018 में, 2018 में इसको जो है ये लॉन्च करे थे विद द सपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज MeitY. ठीक है, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड MeitY जो है, ठीक है, ये दोनों ने जो मिलकर के बेसिकली इसको लॉन्च किए थे. इनके सपोर्ट के साथ DPIIT ने IPRS को जो है लॉन्च किए थे. ओके, ये क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्लेटफॉर्म एंड सर्व्स एज द GIS enabled database for investors to identify preferred locations for the investment. ओके, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम तो ये एक तरीके से प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन. ओके, किसको प्रोवाइड करेगी? इन्वेस्टर्स को, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि हमको जो है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ओके, इसका एम क्या है? इसका एम इज टू रेट द कंट्रीज इंडस्ट्रियल पार्क्स. ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है उसको रेट करना एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उसको भी रेटिंग देना, दोनों को ही, सेज को और ये जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स है. ठीक है, सेज को और इंडस्ट्रियल पार्क्स को दोनों को ही रेटिंग देने का काम जो है ये IPRS का है. रेटिंग सिस्टम है तो इसी से ही पता चल रहा है कि इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है. इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है, तो उससे भी समझ में आ रहा है कि किस चीज़ को किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ जा रहा है सेज, इसको रेटिंग देने की यहाँ पर जो है बात हो रही है. ओके, अब ठीक है, whenever there is rating, जब भी रेटिंग देने की बात आती है, अब जैसे कि आप ही की बात करें, ठीक है, आपको ही अगर मार्क्स देने की बात आती है तो वहां पे कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे. ठीक है, कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे. तो यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स है, किस चीज के ऊपर कौन से पिलर्स है जिसके ऊपर जो है रेटिंग होती है? तो इसमें जो रेटिंग करने के जो पैरामीटर्स हैं, दोज आर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, external infrastructure and facilities, business support services and environmental and safety management. 1 2 3 4. ठीक है, तो 4 पैरामीटर्स, 4 पिलर्स हो गए जिसके बेसिस पे जो है ये रेटिंग देती हैं. ओके, अब यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है. अब क्लासिफिकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल पार्क्स और जो सेज है इनको भी क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप में, लीडर्स, चैलेंजर्स एंड एस्पिरेंट्स. नाम से ही पता चल रहा है, एस्पिरेंट्स से चैलेंजर्स आ गए, चैलेंजर्स से लीडर्स पे आ गए. तो जैसे जैसे आप बेटर होते जाएंगे आपकी जो कैटेगरी है वो भी चेंज होती जाएगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पोर्टल है दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स द रियल टाइम इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब ये GIS ये जो पोर्टल है इसको इंटीग्रेट किया गया है इंडस्ट्री बेस्ड GIS सिस्टम के साथ. ओके, ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसकी वजह से जो रियल टाइम अपडेट्स हैं ये आपको
आपको जो है प्लॉट वाइज इंफॉर्मेशन, एक तरीके से रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है ऑल इन ऑल बेसिकली ये आपको प्रोवाइड कर देती है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द रियली वेरी गुड थिंग। सपोज किसी को इन्वेस्ट करना है, कुछ काम करने का है, तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसको हेल्प कर सकेगी इन ऑर्डर टू मूव अहेड विद द डिसीजंस। ओके, अब यहाँ पे जो IPRS रिपोर्ट है 2.0 उसका एक बार देख लेते हैं। इसमें ये चीज जो है इसमें इन्होंने जो रेटिंग की थी वो बेसिकली इन्होंने किस चीज को ध्यान में रखते हुए किया था, इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, एंड इको इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क बाय UNIDO एंड वर्ल्ड बैंक। इनका जो एक फ्रेमवर्क है बेसिकली इसको रेफर करके जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी कि क्या कैसे जो है रेटिंग देने का है करके। ओके, अब वो चीज हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कौन सी होती हैं, क्योंकि ये भी चीज मेंशन करी हुई थी यहाँ पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरियाज होते हैं जो कि ऑफ अ कंट्री दैट ऑपरेट्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस, जो ना डिफरेंटली जो है वहां पे इकोनॉमिक रेगुलेशंस चलते हैं इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी SEZs वाला जो सेज वाला एरिया रहता है, यहाँ पे जो भी रहते हैं उनको बहुत सारे बेसिकली बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसमें कि एक टैक्स बेनिफिट भी होता है। एंड ये बेनिफिट्स क्यों दिए जाते हैं, ये बेनिफिट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो और भी बेटर तरीके से ग्रो कर सके, इस वजह से। ओके, सो सेज जो है वो इसी वजह से इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेज लेवरेज टैक्स इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेज को कब लॉन्च किया गया था, 2000 में, एंड इसको द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 के अंतर्गत जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट कम्स दी सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन जो है ये PM मोदी ने लॉन्च किए थे। ठीक है, एंड उसी के ऊपर है, राइट, जुलाई 1 का ये अपडेट है बेसिकली सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्या है, देखिए सिकल सेल आपका जो रेगुलर ये ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना उसमें एक्चुअली डिफरेंस आ जाता है, उसके शेप में चेंज आ जाता है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली होता क्या है। दिस इज योर नॉर्मल दिस इज योर नॉर्मल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है, राइट। जब सिकल सेल एनीमिया जब होता है तो ये आपका शेप जो है ये इस तरीके से, इसका बेसिकली ऐसे बोर्ड टाइप शेप जो है ये बन गया, ये शेप बन जाता है। ओके, ये एक एबनॉर्मल शेप हो जाता है किसका, ये आपका जो रेड ब्लड सेल्स है ये एबनॉर्मल हो जाता है। इसके एबनॉर्मल होने की वजह से इस तरीके से जो है ये कंजेशन एक तरीके से बनाने लगते हैं, ब्लॉक करने लगेंगे, वो ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, राइट। सो सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ सिकल सेल डिजीज दैट अफेक्ट्स द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉजिंग देम टू बिकम हार्ड एंड स्टिकी। ठीक है, ये क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनके शेप में चेंज कर देगा, एंड इस वजह से क्या होगा कि इनको ये हार्ड कर देगा और स्टिकी बेसिकली बना देता है। ओके, नाउ इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है बट हियर प्रॉपर ब्लड फ्लो इज नॉट हैपनिंग। ओके, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लड फ्लो, क्रॉनिक एनीमिया, पेन, फेटिग, acute chest syndrome, stroke and other complications can happen अगर सिकल सेल एनीमिया। ऑब्वियसली बात है कि ब्लड सर्कुलेशन अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी में कहीं पे ढंग से नहीं हो तो अजीब सा वहाँ पे नहीं फील होता है ना, करंट जैसा फ्लो करता होगा ऑब्वियसली, राइट। तो अगर वही चीज जो है वो बार बार हो तो आपके ऊपर कितने इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ओके, दैट यू कैन सी ऑब्वियसली ओवर हियर। ये जो सिकल सेल एनीमिया है दिस इज बेसिकली अ जेनेटिक डिसऑर्डर।
क्या है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इसको बेसिकली तभी क्योर किया, इसको कैसे किया जा सकता है क्योर? ओनली इट कुड बी क्योर्ड ओनली थ्रू जीन थेरेपी या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स के थ्रू जो है वो किया जा सकता है। ओके तो ये इसका क्योर बेसिकली बता रहा है, जीन थेरेपी हो जाए या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स जो है उसके थ्रू ये होगा, दिस विल हैपन, राइट। अभी इंडिया में क्या सीन है सिकल सेल को लेकर के? इंडिया हैज अ हाई prevalence of sickle cell anemia with around 18 million people having the traits, signs of this thing and 1.5 million patients with this disease. तो अच्छा खासा नंबर हो गया सिकल सेल एनीमिया का, अच्छा खासा नंबर हो गया, राइट। जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, केरला एंड राजस्थान में, तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं ये जो है वो बहुत ही अफेक्टेड है ये सारे स्टेट्स के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी जो है पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके तो इस अभी ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी अफेक्टेड है, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी। सिंपल है लिंक करना, ओके। एंड they have launched the sickle cell disease support corner and a national council on sickle disease to address the issue that how we can basically look after this thing. अब ये जो मिशन है ये एक बार इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एराडिकेशन मिशन, इसको लॉन्च किए हैं बाय अनवीलिंग अ पोर्टल एंड इन्होंने ये काम किया है इन ऑर्डर ऑन द जो सेलिब्रेशन था रानी दुर्गावती की 500th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस चीज को जो है बेसिकली मार्क करने के लिए उन्होंने ये काम किया कि अपना काम भी हो जा रहा है और बहुत सारे लोगों को रानी दुर्गावती जी के बारे में पता भी नहीं था, उनको पता भी चल गया और ये हमारा काम जो है वो भी हो गया। इसलिए आम के आम गुठलियों के दाम वाला सीन। ओके अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि ठीक है हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो जान लिए, ओके। अब पॉइंट आती है कि रानी दुर्गावती कौन थी, ठीक है। तो रानी दुर्गावती जो है ये 1524 में 1524 में चंडेला डायनेस्टी जो है प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में चंडेला डायनेस्टी थी, ठीक है। वहाँ एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये चंडेला डायनेस्टी थी, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इनकी जो शादी थी दालपत शाह से हुई थी जो कि गोंड किंग संग्राम शाह के बेटे थे, ठीक है, एंड ऑफ द किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा, ये जो किंगडम है उसके राजा थे, उनके बेटे से जो है इनकी शादी हुई थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब वो विडो बन गई तो उनका एक छोटा बेटा था, तो उनको जो है उस राज्य का राजा बना दिया गया, ठीक है, एंड लेड दी गोंडवाना किंगडम, मतलब वो जो किंग वो उनको जो है बेसिकली किंग बना दिया। जब किंग बनाए तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत छोटे हैं, तो ही इज नॉट केपेबल एनफ टू रन अ होल एम्पायर अपना रन करना, ठीक है। तो वहां पे जो रानी दुर्गावती हैं वो उन्होंने इस चीज को संभाला, राइट। अब क्या हुआ कि रानी दुर्गावती जो है वो उस टाइम क्या है कि मुगल्स जो है वो अपना वैसी बात है कि दायरा जो है फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर जो है इनका राज्य अब आया, ठीक है। तो उस टाइम में रानी दुर्गावती जो है उन्होंने मुगल एम्परर थे अकबर, उनकी आर्मी के खिलाफ 1564 में एकदम लड़ाई छेड़ दिया कि हम जो है अपना राज्य आपको नहीं देंगे करके, ओके। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मुगल साम्राज्य, ठीक है, तो उनके सामने जो है इन्होंने हालांकि वही खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वैसे ही खूब लड़ी मर्दानी ये तो राना दुर्गावती थी, ठीक है, उन्हें तो खूब लड़ी, लेकिन ऑब्वियसली बात है शी कुडंट विन एंड शी डाइड। बट उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि मैदान छोड़ भाग गई, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। सो इनका ये जो ब्रेवरी है उस चीज को मार्क करने के लिए, एंड देखिए इससे एक और चीज हो जाती है कि लेडीज को हमेशा बोलते हैं ना आप कन्फाइंड रहिए, आपको जो घर में किचन तक ही सीमित रहिए, ये करके बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट वाला जोर भी डाल दिया उन्होंने, अपनी हिस्ट्री को भी आगे कर दिया उन्होंने, है ना, और सिकल एनीमिया वाला सीन जो है वो भी कर दिया उन्होंने, है ना। तो ये जो है सारी चीज बेसिकली यहाँ पर हो गई है।
ये एक काम करने की वजह से। अब नेशनल सिकल सेल एनीमिया एराडिकेशन मिशन जो है, ये क्या मिशन एम करता है? तो इसका एम है कि एराडिकेट कर दिया जाए सिकल सेल एनीमिया इंडिया में से 2047 तक, ये जो है वो काम हो जाए। इसका एम क्या है? इसका एम है जो हेल्थ चैलेंजेस फेस करी जाती हैं डिजीज होने की वजह से, उसको एड्रेस करना, उसको जो है देखना, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, एंड स्पेशली अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशंस। ओके, नाउ गवर्नमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्पेशल कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये ट्राइबल एरिया में जो कि लोग 40 साल से नीचे हैं, ठीक है। एंड इनको कैटेगराइज किया जाएगा, उनको स्क्रीनिंग किया जाएगा, रिजल्ट बेस पे जो है उनको स्क्रीनिंग करी जाएगी, मतलब उनको स्क्रीनिंग बेसिकली किया जाएगा एंड देन फर्दर जो है एक्शन लिया जाएगा। द मिशन विल रिसीव फंडिंग अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है ये फंडिंग मिलेगी। ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड गाइडलाइंस फॉर डिजीज मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग वर रिलीज्ड ड्यूरिंग द इवेंट। Okay, so this is what they are targeting and this is what they are trying to do. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ जो वो दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया को लेकर के। Next comes the move towards differential time of day power tariffs. How would it impact consumers? Now here it is saying that कि हम जो है ना पावर का कंजम्पशन थ्रू आउट द डे डिफरेंट तरीके से बेसिकली करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में थोड़ा कम ठंडा मौसम रहता है, उसके बाद जब सूरज बहुत ज़्यादा रहती है तो उस वक्त जो है अभी से गर्मी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं। लाइक फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, इन सब चीज़ों को काफ़ी यूसेज होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इवनिंग टाइम पीरियड, अब इवनिंग टाइम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लाइट एंड ऑल ये सारी चीज़ों का, एंड ऑब्वियसली बात है गर्मी है तो सारी चीज़ों का कंजम्पशन, मतलब सभी चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो बेसिकली चल रही होती है अच्छी खासी। ओके, तो दे आर बेसिकली सेइंग कि डिफरेंट टाइम में जो डिफरेंट टैरिफ्स हमको सेट कर देनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एक ही है, सपोज 8 रुपये, ठीक है, जो है वो सेट करके रखे हुए हैं एक यूनिट, राइट। अब जो है डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो है वो अप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ओके, तो यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है दैट द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 जो है इसको अमेंड किया जाएगा और इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा टाइम ऑफ डे टैरिफ प्रोविजन, इसको जो है ऐड किया जाएगा। ओके, अब ये जो रूल है इसको एक बार देख लेते हैं। These rules empower consumers to receive reliable services and the quality electricity. ये rules के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी एंड कितना रिलायबल है कौन सा, तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली दे कैन चेक आउट अकॉर्डिंग टू these rules and all. They are promulgated by the Ministry of Power under the Electricity Act 2003. ये इंपॉर्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है इसके अंतर्गत ये आ जाती है। ओके, अब ये टाइम ऑफ डे टैरिफ नॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, दिस इंक्लूड्स सेपरेट टैरिफ्स फॉर द पीक आवर्स जहाँ पे जब जो है सबसे ज़्यादा बेसिकली यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो सेपरेट इन्होंने टैरिफ सेट कर देंगे ये लोग पीक आवर्स को लेकर के, देन सोलर आवर्स को लेकर के, देन नॉर्मल आवर्स को लेकर के। तो ये 3 हो गए, तीनों के बेसिस पे ये डिफरेंट टैरिफ्स जो हैं वो बेसिकली सेट कर देंगे। ओके, द टैरिफ विल बी एटलीस्ट 20% लोअर दैन द नॉर्मल टैरिफ, जो नॉर्मल टैरिफ है उससे 20% जो है वो कम रहेगी। अब इसमें क्या होगा, पीक आवर्स के टाइम में 20% हायर रहेगी फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। जो भी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए पीक आवर्स में 20% ज़्यादा चार्ज करेगा एंड 10% हायर फॉर दी अदर कंज्यूमर्स।
एंड 10% जो है दूसरे लोगों के लिए हाई कर दिया जाएगा। कब? पीक आवर्स में। ठीक है, इट विल बी एप्लीकेबल, ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2024 से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए विद अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 10 किलोवाट एंड अबव, एंड बाकी लोगों के लिए जो है 1 अप्रैल 2025 to 1 अप्रैल 2025 से जो है ये चीज लागू हो जाएगी, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स। इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, बाकी जगहों पे जो है ये अप्लाई होगा। स्मार्ट मीटर्स जो है ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उनका काम अच्छा खासा हो जाएगा, उसको जो है चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये टीओडी जो है टाइम ऑफ डे टैरिफ अप्लाई हो जाएंगे इस चीज को लेकर के। ओके, तो ये एक चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसका पोटेंशियल बेनिफिट हमको क्या गिनाया जा रहा है, दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स यहाँ पर ये आ रही है दैट सेपरेट टैरिफ प्रोवाइड्स प्राइस सिग्नल्स टू कंज्यूमर्स टू मैनेज देयर लोड अकॉर्डिंग टू द टैरिफ। अब डिफरेंट टाइम पीरियड, ये पूरा दिन है, पूरे दिन में डिफरेंट टाइम पे, सपोज यहाँ पे जो है ये पीक आवर्स है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ऑफिसेज भी चल रही हैं, घर के काम, बहुत सारी चीजें होती रहती है ना, तो उस टाइम में जो है आप कंजम्पशन अपना कम कर दीजिए पीक आवर्स वाला, तो आप अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन, आपका जो बिल है वो कम आएगा। बट जब जरूरत है ही है तो उसमें कैसे कम हो सकता है, तो वो ज्यादा ही रहेगा, है ना। कंज्यूमर्स कैन ऑप्टिमाइज देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्पेशली ड्यूरिंग द पीक आवर्स। अब कैसे कर सकते हैं, ये जो रिडक्शन करके कंजम्पशन में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। Reducing the load on the grid during the peak consumption hours can decrease the need for the additional investments in grid infrastructure and expedite the integration of the renewable power. So this is actually being बताया जा रहा है कि that this is a kind of win-win situation for everyone. खैर, so this is what they are doing. Okay. Now, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाई एडीआर हैज अप्रोच्ड द ईसीआई सीकिंग एक्शन अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से बात क्या बोलने की बेसिकली कोशिश कर रहा है इसमें, दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिवली इन दी politics over here. So this is the reason why the criminalization of the politics are happening. Okay, इस चीज की वजह से ये हो रहा है। Politicians with the criminal records, अब जो लोगों की criminal records हैं तो वो politicians बन जा रहे हैं, ठीक है, एंड ये लोग लेजिस्लेटिव बॉडीज में जाकर के बैठ जा रहे हैं। अब वहां पे जाकर के बैठ जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दे विल बी इम्पैक्टिंग द डिसीजंस आल्सो, राइट। नाउ फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिमिनलाइजेशन। तो ये एक निक्सस जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग, ये निक्सस बेसिकली बैठा हुआ है पॉलिटिशियंस और वो क्रिमिनल्स के बीच में, है ना, पैसे का लेन देन, वोट्स को लेकर के। तो वो चीज जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर हो जाता है। दूसरा फैक्टर हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द जुडिशियल प्रोसेस एंड द इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट ऑफ इलेक्शन लॉज। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, सोसाइटी में लोग डरते भी हैं, पैसे वाला फैक्टर आ जाता है। स्लो जुडिशियल प्रोसेस अपना काम कर रहे हैं तब तक वो पॉलिटिशियन बन जा रहे हैं, वही लॉ रूल्स बनाने लग रहे हैं हम। इनएडिक्वेट जो इलेक्शन लॉज है उसका सही ढंग से जो है एनफोर्स नहीं कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इट अंडरमाइंस द डेमोक्रेसी, ये जो क्या करता है डेमोक्रेसी के लिए ऑब्वियस सी बात है खतरे वाली बात है। पब्लिक ट्रस्ट को एरोड करता है, पॉलिटिकल सिस्टम की इंटीग्रिटी जो है उसको ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि दे आर डीलिंग नॉट ओनली विद द मनी बट दे आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड दीज काइंड ऑफ पीपल एट सच प्लेसेस, right? Now hampers good governance and leads to increased crime and the corruption as well. So this is the reason why the criminalization of politics is highly बेकार for us, बहुत ही खराब है हम लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की अगर बात कर ले हम इसी चीज को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली क्या कहती है। ओके, तो यहाँ पर जो है 2018 में बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्रिमिनल केसेस जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं
उनके कैंडिडेट्स को लेकर के उसका इंफॉर्मेशन शेयर करे, ओके, एंड पब्लिश्ड ऑन पार्टी वेबसाइट्स इन अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका सारे का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो भैया अपने वेबसाइट पे, एंड वो किस तरीके से होगा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बोलेगी उस हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है 2020 में, 2020 में पार्टीज जो हैं, जो भी पेंडिंग केसेस हैं इनके कैंडिडेट्स को लेकर के और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड जो ये कैंडिडेट्स हैं इनको सेलेक्ट क्यों किया गया है जब इनके ऊपर इस तरीके के केसेस, क्रिमिनल केसेस जो है अगर, तो selecting such candidates based on qualification and the on achievements, not just the winnability। तो अब इनके पीछे का रीजन बेसिकली बताना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अचीवमेंट्स है, ऐसा केसेस इनके ऊपर हो रखा है, उनके रीजंस एंड ऑल, वो सारी चीजें जो है इनको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया 2020 में। ओके, इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिश करी जाएगी इन दी लोकल वर्नाक्यूलर एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स। उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करना अनिवार्य होगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद इन 48 आवर्स ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्शन और 2 वीक्स बिफोर द फर्स्ट नॉमिनेशन डेट। पहला नॉमिनेशन डेट से 2 हफ्ते पहले ये काम कर देना है, या फिर जैसे ही आप सेलेक्ट किए हैं तो 48 आवर्स के अंदर जो है इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़पेपर्स में, लोकल लैंग्वेज में इसको आपको जो है पब्लिश करना पड़ेगा। ओके, एंड पार्टीज मस्ट कंप्लायंस रिपोर्ट टू द ECI विद इन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंतर्गत जो है इनको अपना ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। फ्लाउटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, अब ऑब्वियसली बात है कि सुप्रीम कोर्ट तो है अच्छी चीजें ही बोलती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उसको फॉलो कर ले तब ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहाँ पर इस चीज को फॉलो नहीं कर रही हैं, सो दे आर फ्लाउटिंग। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कंप्लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज डायरेक्शन। दोनों ही काम को, जो दोनों ही चीजों को जो है ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो जिनके की फंक्शनल वेबसाइट्स ही नहीं है और हैव नॉट मेंटेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, या तो वेबसाइट ही नहीं है, या फिर उस टाइप का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर कोई इनएक्सेसिबल वेबसाइट लिंक्स ऐसी है जो कि एक्सेसिबल ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें जो हैं ये प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। ओके, पार्टीज साइड चांसेस ऑफ विनिंग एंड पॉपुलैरिटी फॉर नॉट पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन। अगर कोई क्रिमिनल है, उससे रिलेटेड अगर वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, अब वो चाहे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में हो चाहे नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा अगर विनेबिलिटी के चांसेस है, उसके विन होने के मतलब जीतने के अच्छे खासे चांसेस है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन वो पब्लिश करना नहीं चाहेंगे, है ना। Winnability as a justification for selecting candidates with the criminal antecedents is not allowed. It is though not allowed, but obviously these parties are doing on that basis only कि किस तरीके से बेसिकली जीत सकते हैं, भले ही वो क्रिमिनल्स क्यों न हो। और क्या बोलते हैं इनको, बाहुबली बोलते हैं, राइट। पार्टीज कॉपी पेस्ट सिमिलर जस्टिफिकेशंस, हर एक पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करती है, लेकिन वो लोग जो है वही चीज अप्लाई करते हैं। सारी पार्टीज जो है क्रिमिनल्स को लेकर के आ रही होती है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं, और जो सभी के सभी जो है वही बात एक दूसरे को जो है चेपते रहते हैं, चेपते इन द सेंस कि वही बात जो है ये बेसिकली बोलते रहते हैं। ओके, नाउ द क्रिमिनलाइजेशन इज डन। नाउ नेक्स्ट कम्स दिस, द सेंसस डिलेड अगेन, डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज पुश्ड टू जनवरी 1, 2024। तो ये जो है डेडलाइन बेसिकली इंक्रीज कर दिया गया है, जनवरी 1, 2024 तक इस चीज को पहुंचा दिया गया है सेंसस को लेकर के। तो सेंसस जो है वो काफी टाइम से चल रही है इंडिया में, ठीक है। पहली सेंसस 1881 में ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो हुई। सेंसस एन्यूमरेशन इन इंडिया हैज बीन कंडक्टेड 1872 में जो है पहली बार ये चीज हुई
ठीक है, एंड विद द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस टेकिंग प्लेस इन 1881 अंडर द ब्रिटिश रूल। हर 10 साल पे जो है ये होता रहा सेंसस, एंड सेंसस में उन्होंने सेंसस जो होती है इसमें बहुत सारा बेसिकली पॉइंट्स जो है वो देखा जाता है। पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया प्रोवाइड्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन द स्टेट ऑफ human resources, demography, culture, economic structure at local, regional and national levels. ओके ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर के अपना चीजें जो है वो कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन बेसिकली कलेक्ट करती हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिकेडेड सेंसस लाइज विद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर रहती है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, इनके अंतर्गत रहता है। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और कौन इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है? होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, घर का है ना काम, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस जो है किस कौन सी लिस्ट के अंतर्गत है? यूनियन लिस्ट, एंट्री 69। ओके, कौन सा शेड्यूल है इसमें इंक्लूडेड? 7 शेड्यूल इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड कौन सा एक्ट इसमें इंक्लूडेड है? सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ये तीनों ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीलिम्स वाला पॉइंट हो गया, फॉर्डर हो गया अपना मेंस के लिए। ओके, सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। 2 फेजेस होती हैं सेंसस को करने की। एक होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, फॉलोड बाय द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। घर घर जाकर के करना, उसके बाद जो है पॉपुलेशन का लिस्टिंग करना। तो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस जो है ये सबसे पहले होती है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होता है, पॉपुलेशन को कैलकुलेशन वाली बात होती है। आफ्टर अ गैप ऑफ 6 to 8 months ये काम होता है, पहले घर घर जाकर के सेंसस वाला काम होता है, ठीक है। In population enumeration phase, each person is enumerated and their individual particulars like age, marital status, religion, mother tongue, etc. are recorded. ठीक है, तो पहले क्या हो गया? हाउस लिस्टिंग हो गई, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे। ओके, फिर उसके बाद घर घर जाने वाला काम हो गया पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। मैंने पहले थोड़ा गड़बड़ बोल दी थी, ठीक है। पहले लिस्टिंग होगी, ऑब्वियसली बात है। लिस्टिंग होने के बाद जो है फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात आती है यहाँ पे। ओके, अब ये जो अभी जो सेंसस रिलीज होगा वो 16th होगा। टोटल 16 सेंसस हो चुकी हैं, ये 16वां होगा और ये 8वां होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो एक तरीके का मतलब रजिस्टर मतलब इंफॉर्मेशन जिसमें रखा जाता है इज ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, तो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, तो उन रेजिडेंट्स का बेसिकली वो रजिस्टर है ऑफ बोथ द इंडियन सिटीजन्स एंड दैट ऑफ द फॉरेन सिटीजन्स, जो कि रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में रह रहे हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट टू रजिस्टर इन द एनपीआर। जो भी यूजुअल रेजिडेंट है इंडिया का रह रहा है टाइप, उसका जो है एनपीआर में रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअल रेजिडेंट का अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है बेसिकली मेंशन किया गया है। ये कौन पर्सन है? ही इज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months। लोकल एरिया में जो है वो 6 महीने से रह रहा है और इंटेंड्स टू रिसाइड ओवर हियर फॉर द नेक्स्ट 6 months। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो है वो इंडिया में 6 महीने से रह रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि हम जो है जो 6 महीने आने वाले में, तो आने वाले 6 महीने जो है तब तक हम यहीं पे रहने वाले, उनका इंफॉर्मेशन एनपीआर में रखने की यहाँ पर जो है बात है, दैट इज द एनपीआर। डिले क्यों हो रहा है? इसको जो है पहले शेड्यूल कर दिया गया था 2021, अब इसको पोस्टपोन करके 24-25 कर दिया गया है इसका शेड्यूल। डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज विच इज नेसेसरी बिफोर द सेंसस एक्सरसाइजेस कैन बिगिन हैज बीन एक्सटेंडेड टू January 1, 2024। एंड ये जो डिले है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑल्सो अफेक्ट्स द अपडेट ऑफ द एनपीआर। एनपीआर में अपडेट होने में भी
जो है ये सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली क्रिएट कर रहा है, एंड इट इज़ ड्यू टू द कोविड-19। बेसिकली कोविड की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिले होती गई, एंड ये आगे भी जो है एक तरीके से डिले होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट कम्स दिस न्यू टूल कैन ड्राइव इंडियाज इको रेस्टोरेशन इनिशिएटिव्स, एंड यहाँ पे बता रहा है कि कैसे। Development and source, right? Diversity for restoration, that is the D4R, diversity for registration, restoration. NPR पढ़ते पढ़ते registration की बात करें। It is a tool which is developed with information on 237 socio-economically important native trees from Western Ghats। तो ये एक ऐसा टूल, इसी की बात कर रही है कि डाइवर्सिटी फॉर रेस्टोरेशन की बेसिकली बात है यहाँ पे। तो ये इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जा रहा है, किया जाएगा फॉर द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे जो नेटिव ट्रीज हैं, सोशियो इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट नेटिव ट्रीज हैं वेस्टर्न घाट्स का, उसका इंफॉर्मेशन will be provided and the development will be done on that. It is devised by the Bioversity International। किसके द्वारा किया जा रहा है? Biodiversity International। Okay, the team for from Ashoka Trust for Research, Ecology and the Environment modified it to promote the restoration programs in इंडिया। सो ये रेस्टोरेशन प्रोग्राम की बेसिकली बात कर रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेस्टर्न घाट्स जो एक तरीके से आपको दिखा रहा है, रिप्रेजेंटेशन टाइप दिखा रहा है कि ट्रीज नहीं है, कट कर दी गई एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसको जो है रिस्टोर करने की बात है। एंड रिस्टोर ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई स्पीशी लेकर के लगाएंगे, बट दे विल बी मेकिंग यूज ऑफ दी लोकल नेटिव ट्रीज जो है उसी को ही प्लांट करने की बेसिकली यहाँ पे बात है। सो दिस इज ऑफ द काइंड ऑफ द रेस्टोरेशन प्रोसेस। अब ये जो टूल है ये क्या करेगा? इट एम्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये काम करेगा ये, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने की बात एंड रेस्टोरेशन प्रोग्राम जो है वो करेगा। And it assists in the better decision making and brings favorable outcomes for the plantation programs also। Better decision making कैसे होगी? Because they are gathering the information related to the native ones and all, and accordingly जो है यहाँ पे काम करने की बात हो रही है। It helps to identify species that align with the restoration objectives। ओके, सो वो जो ये स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी स्पीशीज है बेसिकली जिनको कि हम जो यहाँ पर इस्तेमाल करें। ओके, इट आइडेंटिफाई स्पीशीज रेजिलिएंट टू द लोकल स्ट्रेसेस एंड अडेप्टेबल टू इवॉल्विंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो। जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑब्वियसली उसको भी अडेप्ट कर सके, उसको लेकर के जो है वो आगे बढ़ सके एंड ऑल। एंड इट असिस्ट्स इन लोकेटिंग एरियाज एंड रीजन्स टू प्रोक्योर सीड्स ऑफ द रिक्वायर्ड स्पीशीज एज वेल। ओके, so this is what it aims to and this is what the tool is all about। so this is it for today's analysis। अभी बहुत लंबा हो गया है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, जो एक दो बच गए उसको मैं जो है दूसरे किसी क्लास में उसको कवर कर दूंगी। ओके, चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।